हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए क्लास बीएससी थर्ड ईयर का ग्रेजुएशन का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट का एक नया टॉपिक है। टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आया करता है, मोस्टली क्वेश्चन आना ही आना है। इस पूरी यूनिट से लगभग 15 से लेकर 20 मार्क्स का, लगभग 15 to 20 मार्क्स का टॉपिक डिजाइन होता है। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने एचएसबी कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, मैंने सिम्बायोसिस का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस की थ्योरी आपको पढ़ाई थी। वहाँ से भी क्वेश्चंस आपके डिजाइन होते हैं। इस थ्योरी से तो आपका क्वेश्चन आना ही आना है। ये जो यूनिट है आपकी, ठीक है, पूरी यूनिट से क्या क्या आना है पहले तो वो डिस्कस करेंगे हम लोग। हम क्यों इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है, और क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन हम इस थ्योरी को पढ़ने के लिए पहले एक बेसिक फाउंडेशन तैयार करेंगे, और बेसिक फाउंडेशन जब तक तैयार नहीं होगा हम इस थ्योरी को समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट हैं वो यूपी बोर्ड से भी आए हुए हैं, मेरे स्टूडेंट सीबीएसई एग्ज़ाम भी देकर आए हैं, इंग्लिश मीडियम के भी हैं, हिंदी मीडियम के भी हैं। तो मैं तो दोनों को बैलेंस करके चल रहा हूँ। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि समझ आप इधर लीजिएगा, अपने तरीके से अपने नोट्स, अपना राइटिंग वर्क खुद कर सकते हैं। हिंदी वाले हिंदी मीडियम में और इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ सीखेंगे, फिर उसके बाद हम जानेंगे कि हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए, हम यहाँ पे पहले तो हम पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग मेटल लिगेंड्स की बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं इन ट्रांजिशन मेटल के लिए, ठीक है। हम लोग मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल आयन के लिए बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका फर्स्ट पेपर का। यहाँ से मैं आपको फिर बोल देता हूँ, लगभग 15 से 20 मार्क्स का टॉपिक रहता है। लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका डिजाइन होगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका डिजाइन होगा। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी हम पढ़ेंगे CFT, इसी के ऊपर घुमा फिरा के क्वेश्चन बनता रहेगा आपका। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। हालांकि ये क्लास 12th में भी पढ़ाई जाती है, लेकिन NCERT में पढ़ाई जाती है, ठीक है, ओके। बीएससी सेकेंड ईयर में केवल बैलेंस बॉन्ड थ्योरी तक पढ़ाया जाता है। तो ये इंट्रोडक्शन हमारा नया है CFT का। CFT के ऊपर ही हमारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे व्हाट इज CFT, आखिरकार CFT है क्या है, पहले तो वो डिस्कस करना है। लिमिटेशन ऑफ CFT डिस्कस करना है। दो चीज़ हो गई हमारी, CFT क्या है, लिमिटेशन ऑफ CFT हमको पढ़ना है। तीसरा हमको ये पढ़ना है कि CFT से हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालेंगे। CFT का एप्लीकेशन लगाकर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये भी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। दो टॉपिक ये हो गए हमारे, ठीक है। व्हाट इज CFT, व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे जो हमें पढ़ना है, स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। यहाँ से हर साल आपको क्वेश्चन मिलता है, कोई ना कोई रिपीट होता रहता है। स्क्वायर प्लेनर की तो मैं उम्मीद नहीं करता, स्क्वायर प्लेनर के लिए तो ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन आप अपना प्रीवियस पेपर चेक कर सकते हैं, हर साल आपका कभी स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए पूछी जाती है और कभी स्प्लिटिंग आपसे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए पूछी जाती है, और ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन रहता है। गजब का टॉपिक है, जब आप लोग सीखेंगे समझेंगे, ठीक है। स्प्लिटिंग के बाद हम लोग पढ़ेंगे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए JTD की थ्योरी पढ़ेंगे, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पढ़ेंगे, और एक हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे।
यहीं से आपके क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप ये सब तैयार कर लेते हैं तो लगभग मैं बोलता हूँ 15 प्लस मार्क्स आपके तैयार हैं। अगर आप ये पढ़ लेते हैं CFT क्या होता है, लिमिटेशन ऑफ CFT क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड डिस्प्लेशन एनर्जी क्या होता है, स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, एंड जॉन टेलर डिस्टॉर्शन एंड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे व्हाट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, किस बेसिस पे वो अरेंज किए गए हैं। ये सारी बातें हम लोग सीखेंगे, कैसे पता करते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग होगा और कौन वीक होगा। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे कहा था ये सब पढ़ने से पहले आज हमारा इंट्रोडक्शन ही रहेगा। आज हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा स्प्लिटिंग पे, हमारा जोड़ रहेगा, बड़ा टॉपिक रहेगा थोड़ा सा। लेकिन आज हम केवल बेसिक फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। टॉपिक नेम आपको पता है, चैप्टर नेम मेटल लिगेंड्स बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल आयंस। ठीक है, चलिए मैं पहले कुछ बेसिक फाउंडेशन तैयार कर रहा हूँ आपके लिए। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था कॉम्प्लेक्स का, कि जिनके मैं सारे कॉम्प्लेक्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं है सारे कॉम्प्लेक्स की। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जिनके होते थे, या तो वो sp3 हाइब्रिड होते थे या वो dsp2 हाइब्रिड होते थे, राइट। sp3 हाइब्रिड जो होते थे वो कॉम्प्लेक्स आपके टेट्राहेड्रल अरेंज्ड होते थे। ठीक है, वो आपके कॉम्प्लेक्स कैसे होते थे, टेट्राहेड्रली अरेंज होते थे। ठीक है ना, आप इसे ठीक से साफ से बना लें। अगर थोड़ी सी ड्राइंग हमारी खराब है, ठीक है, ठीक है, टेट्राहेड्रल हुआ करते थे। और जो dsp2 हुआ करते थे वो आपके जो कॉम्प्लेक्स होते थे वो स्क्वायर प्लेनर होते थे। ये थोड़ी सी बात आपको याद रखनी है, स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट है और ये आपका टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट है। जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते थे वो या तो d2sp3 हाइब्रिड होते थे या वो sp3d2 हाइब्रिड होते थे। दोनों केस में अरेंजमेंट एक ही होता था, ऑक्ट्राहाइड्रल। कैसा होता था, ऑक्ट्राहाइड्रल अरेंजमेंट होता था। और कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट कॉम्प्लेक्स का आपको दिखाई देता था, अगर आपने पहले कभी बनाया हो तो ये 2-3 छोटी छोटी बात याद रखनी है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का अरेंजमेंट कैसा होता है। ऐसे होता है, सेंटर मेटल बीच में रहता है, लिगेंड्स बाहर अरेंज रहते हैं। ये टेट्राहेड्रल है, ये स्क्वायर प्लेनर है आपका। ठीक है, ये d2sp3 है, ये sp3d2, दोनों केस में ऑक्टाहेड्रल ही रहती है। ठीक है, तो एक तो ये आना चाहिए आप लोगों को, एक तो ये पता होना चाहिए आपको भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केस में क्या क्या रहेगा और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केसेस में रहेगा। तो 6 की ज्यादा चर्चा करनी है तो 6 के लिए अरेंजमेंट हमारा कैसा रहेगा, ऑक्टाहेड्रल। हमें वहां पे ज्यादा चर्चा करनी है, हटा देता हूं मैं। केवल अभी बेसिक फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं, अभी कोई CFT नहीं सीख रहे हैं। हम लोग जानते नहीं CFT क्या होता है, हम लोग जानते नहीं CFT क्या होता है, केवल बेसिक बातें कर रहे हैं। ठीक है, चलिए दूसरी गजब की चीज आपने क्लास 11th में भी पढ़ी है, आपने BSc पार्ट 1 में भी थोड़ी सी पढ़ी होगी। d ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, d ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं। ठीक है, आपके d ऑर्बिटल 5 टाइप्स के हुआ करते थे। एक तो dxy, एक dyz, एक dzx, एक dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक होता था dz स्क्वायर। ठीक है, आप अगर dxy बनाएंगे तो लोब्स जो होंगी, 4 लोब्स जो होंगी वो xy प्लेन के बिटवीन होंगी। मतलब आप मान के चलिए जो डेंसिटी क्लाउड है वो इन लोब्स के बिटवीन कहीं होगा। डेंसिटी क्लाउड जो इलेक्ट्रॉन का वो इन लोब्स के बिटवीन कहीं होगा, है ना। ऐसे आप मान के चलिए थोड़ा सा, लोब्स जो होंगी वो xy प्लेन के बिटवीन होंगी। अगर मैं dyz की बात करूं तो yz प्लेन के बिटवीन आपकी डबल डंबल लोब्स होंगी। आपको पता है डी की शेप कैसी होती थी, डबल डंबल शेप होती थी। dzx की बात करूं तो zx प्लेन के बिटवीन डबल डंबल लोब्स होंगी आपकी इस तरीके से। ठीक है, डबल डंबल, ठीक है, ओके। dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात करूं तो ये x पर और ये y पर, ये आपकी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की होगी d ऑर्बिटल। ठीक है आपकी, और dz स्क्वायर की बात करूं तो वो कुछ आपको इस तरीके की शेप दिखाई देती थी। ठीक है,
हालांकि मैं आपको एक बहुत गजब की बात बता दूं, अगर आपसे कोई पूछता है कि डी ऑर्बिटल कितने होते हैं, आई एम श्योर आप 5 ही बोलेंगे, क्योंकि आपने तो 5 ही देखे हैं। लेकिन अगर मैं ये कह देता कि 6 होते हैं तो शायद आप सोचने लग जाएंगे, क्योंकि ये भी एक सच है, आपके बीएससी थर्ड ईयर की बुक्स में लिखा भी हुआ है, अगर आप कभी देखते हैं 6 भी होते हैं, ये भी सच है, और 5 भी होते हैं, ये उससे भी बड़ा सच है। क्यों सच है? क्योंकि 3 ऑर्बिटल जो होते हैं डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, ये तो आपके कैसे होते हैं, नॉन एक्सियल, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके 3 ऑर्बिटल और होते हैं जो एक्सियल होते हैं। 2 एक्सियलों को कंबाइन करके हम एक नई फॉर्म जनरेट करते हैं डी जेड स्क्वायर। याद रखिएगा, 2 एक्सियल फॉर्म को हम लोग कंबाइन करके एक नई फॉर्म कंबाइन करते हैं डी जेड स्क्वायर। तो मान लीजिए 5 भी होते हैं और 6 भी होते हैं। जो 6 होते हैं उसमें कैसे होते हैं, 3 एक्सियल 3 नॉन एक्सियल, लेकिन मैं उसकी ज़्यादा बात ही नहीं करूंगा। फाइनली हमारा जो चल रहा है हम उसी की बात करेंगे। तो फाइनली डी ऑर्बिटल मेरे 5 होते हैं, इसमें 3 तो होते हैं मेरे नॉन एक्सियल, 3 तो होते हैं हमारे नॉन एक्सियल, मतलब जो एक्सिस के अलोंग नहीं रहते, जो एक्सिस में नहीं रहते। ये आपका एक्स प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, मतलब वो एक्सिस पे नहीं रहते। जो एक्सिस पे नहीं रहते वो नॉन एक्सियल, और जो एक्सिस में मिलते हैं वो आपके कहलाते हैं एक्सियल ऑर्बिटल। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई पूछ लेता कि डी जेड स्क्वायर कैसा है, एक्सियल ऑर्बिटल है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वो भी एक्सियल ऑर्बिटल है, लेकिन डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड स्क्वायर ये हमारे कैसे हैं, ये हमारे कैसे हैं, ये हमारे नॉन एक्सियल हैं, जो बिटवीन ऑफ एक्सिस मिलते हैं, ना कि अलोंग टू एक्सिस मिलते हैं। ये अलोंग टू एक्सिस मिलते हैं, मतलब ये अलोंग टू एक्सिस मिलते हैं, इस तरीके से एक्सिस के अलोंग मिलते हैं, और जो बिटवीन ऑफ एक्सिस होते हैं उनको हम लोग नॉन एक्सियल कहते हैं। आपके समझ में आता होगा, पॉज करके इसे नोट कर लें। चलिए, जो डी एक्स वाई जेड डी वाई जेड डी जेड एक्स जो नॉन एक्सियल होता है उस सेट को हम लोग कहते हैं ट्रिपली जनरेट, इसलिए आज से हम इन्हें कहेंगे T2G। अगर मैं T2G बोलूं तो उसका मतलब है DXY DYZ DZX होगा। T2G अगर मैं बोलता हूं तो ट्रिपली जनरेट होता है सेट, ठीक है। ट्रिपली जनरेट जो होता है हम उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, वो सर नॉन एक्सियल होगा। और आपके जो एक्सियल है मैं उन्हें आज से कहूंगा ईजी सेट। क्या कहूंगा, दिस इज डबली जनरेट होते हैं, ये ट्रिपली जनरेट होते हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक फाउंडेशन है CFT को पढ़ने के लिए, ये थोड़ा सा बेसिक फाउंडेशन हम लोग तैयार कर रहे हैं CFT पढ़ने के लिए, ठीक है। मैंने पहले जो कुछ बताया कोऑर्डिनेशन नंबर बार याद रखिए, मैंने ये जो डी की चर्चा करी है डी के बारे में याद रखिए, क्योंकि बिना इसके मैं CFT पढ़ ही नहीं पाऊंगा, मैं CFT समझा ही नहीं सकता हूँ। तो थोड़ा सा याद रखेंगे इनके बारे में, एक्सियल क्या है, नॉन एक्सियल क्या है, T2G सेट क्या है, ईजी सेट क्या है, यही सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव्स डिजाइन हो जाती हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। पहले आप इसे नोट कर लें, फिर मैं और आगे बात करता हूँ आपसे। और मैं आपसे फिर बोल चुका हूँ कि आप अपने अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस तैयार भी कर सकते हैं, बस चीज़ों को समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो डी की बात हो गई, डी की बात हो गई। आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। हमने इनके बारे में क्लास BSc सेकेंड ईयर में भी पढ़ा है, हमारे बाकायदा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक चैप्टर था, लेकिन वहाँ पे हमने इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया था जिसकी हमें आवश्यकता थी। एडवांस हमने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी थी कोऑर्डिनेशन, वहाँ पे केवल बेसिक चीज़ें पढ़ रहे थे। थर्ड ईयर में हम पूरा एडवांस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे, सारी चर्चा करेंगे उसके बारे में। लेकिन आपने क्या पढ़ा था मैं पहले वो बता दूं, और अब आप पढ़ना क्या चाहते हैं मैं वो बता दूं, परेशानी क्या थी किस किस में वो भी बता दूं। सबसे पहले आपके पास आई थी बर्नर की कोऑर्डिनेशन थ्योरी, बर्नर की कोऑर्डिनेशन थ्योरी जो आपने BSc सेकेंड ईयर में पढ़ी हुई है, ठीक है। बर्नर की कोऑर्डिनेशन थ्योरी आई थी। बर्नर की कोऑर्डिनेशन थ्योरी मेटल और लिगेंड्स की बॉन्ड फॉर्मेशन की बातें करती है। मेटल और लिगेंड्स के बॉन्ड फॉर्मेशन का ये सबसे पहला पोस्टलूट था, सबसे फर्स्ट थ्योरी थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बताने के लिए कि वो आखिरकार किस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, मेटल और लिगेंड्स। बर्नर अपने आप में बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। बर्नर को लगभग 1913 में नोबेल मिला उन्हें, लगभग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पर। उनके टाइम पर ही 200 से ज़्यादा
रिसर्च पेपर पब्लिश्ड हुए, लगभग 150 से ज़्यादा स्टूडेंट उनके पीएचडी किए हुए थे, ठीक है ना। उनके टाइम में काफ़ी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे काम किया गया, लेकिन बाद में उनके बाद उन्हीं के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर बाद में और डेवलप्ड हुआ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पर। तो सबसे पहले हमारे पास आई बर्नर की थ्योरी। बर्नर के बारे में बात करूं तो बर्नर ने बॉन्ड फॉर्मेशन बताया कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बर्नर, बर्नर कहते हैं कि मेटल और लिगेंड्स के बिटवीन 2 टाइप्स की वैलेंसी शो होती है। एक तो प्राइमरी वैलेंसी होती है, एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है। प्राइमरी वैलेंसी को हम लोग स्ट्रेट लाइन से शो करते थे, सेकेंडरी वैलेंसी को हम लोग डॉट डॉट लाइन से शो करते थे। प्राइमरी वैलेंसी जस्ट इक्वल रहती है आपके सेंटर मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल, और सेकेंडरी वैलेंसी आपकी जस्ट इक्वल रहती है कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल, कॉम्प्लेक्स के कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल, ठीक है। ये तो आप जानते ही होंगे, थोड़ा सा तो आप जानते होंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स में लिख रहा हूँ, 1 मिनट देख लीजिएगा, K4Fe CN6, एक तो ये कॉम्प्लेक्स मैंने राइटिंग किया है, एक कॉम्प्लेक्स मैंने ये राइटिंग किया है, ठीक है, और एक मैंने ये कॉम्प्लेक्स राइटिंग किया है, ठीक है, एक मैंने ये कॉम्प्लेक्स राइटिंग किया है, ठीक है, और एक मैंने ये कॉम्प्लेक्स राइटिंग किया है, ओके। ये कॉम्प्लेक्स स्पेयर है, कॉम्प्लेक्स स्पेयर में 2 लोग रहते हैं, एक तो सेंटर मेटल रहता है सर, और एक लिगेंड रहता है, उसके अलावा तो कोई रहता नहीं है। कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 2 ही लोग मिलेंगे आपको हमेशा, सेंटर मेटल और कौन रहेगा, कोऑर्डिनेशन लिगेंड्स रहेगा। और ठीक से एक्सप्लेनेशन जानना है तो आप बीएससी सेकेंड ईयर के वीडियो में चले जाइए, क्लास 12 के वीडियो पढ़ लीजिए, देख लीजिए, तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। अब मैं यहाँ सब तो नहीं बता सकता क्योंकि आपको पढ़ाना तो कुछ और ही था, हम दूसरे ट्रैक पे चले जाएंगे, इसलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो इसको तो कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन स्पेयर, इसको कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स स्पेयर। कॉम्प्लेक्स स्पेयर में जैसे आप एंट्री करोगे तो आपको सेंटर मेटल मिल जाएगा, और सेंटर मेटल हमेशा किससे अटैच रहता है, लिगेंड नाम की स्पीसीज से अटैच रहता है। और वो कैसे कनेक्ट रहता है, बाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसी की तो केमिस्ट्री पढ़ रहा है, वो कैसे कनेक्ट रहता है, बाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और लिगेंड्स के जो नंबर होते हैं वही कहलाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो फाइनली कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होगा, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 होगा, ठीक है ना। और अगर ये स्पेयर के बाहर कुछ आ जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं सेकंड आयनाइजेशन स्पेयर, है ना। फर्स्ट तो होगा नहीं, सेंटर मेटल सर इसके पास Ni होगा, लिगेंड इसके पास CO होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 होगा। Pt है यहाँ पे सेंटर मेटल, लिगेंड्स आपका Cl है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 4 होगा। लेकिन आप कोऑर्डिनेशन नंबर का कहीं कहीं तो मार्क्स भी खा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिएगा मैं आपको ये दे देता, मैं आपको ये दे देता, और अब मैं आपसे पूछता कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता, आप 3 बोल देते, चाहे मोस्टली आप लोग 3 बोलते, बट एक्चुअल आंसर इज 6, है ना, बट एक्चुअल आंसर इज 6, बिकॉज मैं आपको क्लियर कर दूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर आपका एग्जैक्टली नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। फिर सुन लीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका एग्जैक्टली कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है आपका, ठीक है, क्योंकि EN आपका एक वाइड एंडेड लिगेंड्स होता है, लिगेंड्स वाले वीडियो में चले जाइए, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। EN आपका एक वाइड एंडेड लिगेंड्स होता है, और नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आप देख सकते हैं 2 होंगे EN के पास, द ईच EN 2 बॉन्ड बनाता है, तो 3 2 6, 3 2 6 इस तरीके से भी निकालते हैं। तो हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर बताते समय आपको ये भी देखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर बताते समय ये भी देखना है कि आपका लिगेंड्स की डेंसिटी कितनी है, 2 तो नहीं है, 3 तो नहीं है, सब चेक करना पड़ेगा। तो फाइनली बर्नर की थ्योरी आई थी सबसे पहले। बर्नर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का एग्जैक्टली एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाता क्योंकि उसके हिसाब से तो थ्योरी कुछ और ही थी, लेकिन उसके बाद बड़ी फेमस थ्योरी आई जिसको हम लोग कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारे पास आई। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम पता करते हैं कि मेटल का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल की इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट स्ट्रक्चर की कैसी होगी, मेटल जो होगा उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा होगा, मेटल जो होगा उसकी ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, ये सब क्या होगा। बीपीटी बहुत सिंपल बात कहती थी, बीपीटी आपसे ये कहती थी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में जो मेटल होते हैं उनके पास तो भाई खाली डी ऑर्बिटल नाम की एक चीज होती है, उनके पास खाली डी ऑर्बिटल होते हैं। लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होते हैं,
और वो उस मेटल के खाली डी ऑर्बिटल में ओवरलैप कर लेते हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है और हाइब्रिडाइजेशन आता है। आपने देखा होगा sp sp2 sp3 d2 sp3, ये सब आपने सीखा होगा, क्लास बीएससी सेकेंड ईयर में है। ये सब पूछा जाता था। वहाँ पे हम पता कर लेते थे कि कौन डाया होगा, कौन पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा, अगर वीकेंड लिगेंड है तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या होगा, ये सारी बातें हम लोग करते थे। लेकिन जब बीपीटी, अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका, अब यहाँ से आपका बीएससी थर्ड ईयर का स्टार्ट होता है, तो ये तो सब बीपीटी करती थी। आप क्या करते थे वहाँ बीपीटी को लेकर, मान लो आपके पास ये क्वेश्चन आ गया, मान लो आपके पास ये क्वेश्चन आ गया, मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। मान लो आपके पास ये क्वेश्चन आ गया NiCN का होल 4 -2 आ गया, और ये क्वेश्चन ये आ गया NiCl का होल 4 -2 आ गया। इसकी अगर मैं बात करूँ, इसका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगा, इसकी मैं बात करूँ इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, ठीक है। इसका डायमैग्नेटिक होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंटम 0 होगा, इसका कुछ ना कुछ होगा ही होगा। ये सब चीज सिखाई जाती है, क्लास 12th में भी सिखाई जाती है, क्लास बीएससी सेकेंड ईयर में सीखी होंगी। तो मैं तो अब यहाँ पे ये सब निकाल के समय खराब नहीं करना चाहता, आप सुन लीजिएगा। प्रॉब्लम क्या है कि आपने वहाँ बीपीटी से ये सीखा था कि कौन सा मेटल कौन सा कॉम्प्लेक्स किस हाइब्रिडाइजेशन में होगा। आप लिगेंड्स को देखते थे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो पेयरिंग होगी, नहीं होगा तो नहीं होगी, इस तरीके से आप अपना काम कर लेते थे, ठीक है। चलिए, तो ये तो बीपीटी की बात हो गई, ये बीपीटी की बात हो गई। अब मैं अपना स्टार्ट करता हूं कि यहाँ से प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले लिमिटेशन ऑफ बीपीटी, मैं आपको बता दूं कि बीपीटी आपको मैग्नेटिक मोमेंटम तो बताती थी, बीपीटी आपको ज्योमेट्री तो बताती थी, बीपीटी आपको इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर तो बताती थी। लेकिन जब उससे कुछ लोगों ने पूछा, बीपीटी से आके पूछा कि हमारे एक बात समझ में नहीं आती, आप कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वालों को भी बना देते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्स भी बना देते हो, ठीक है। लेकिन जब उससे पूछा कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाले बन जाएंगे, बीपीटी ने कहा नहीं, मैं नहीं जानता ये कैसे बनते हैं। बीपीटी फेल हो गई। कोऑर्डिनेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले तो बना दिए, लेकिन जब उससे कहा कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाले बना दीजिए, बोला भाई मैं नहीं जानता ये कैसे बनते हैं। पहली तो ये उसका एरर था, इसलिए फेल हो गई। दूसरा एरर उसका ये था कि जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होते हैं, या तो वो sp3 हाइब्रिड होते हैं या वो dsp2 हाइब्रिड होते हैं। sp3 हाइब्रिड जो होते हैं वो तो टेट्राहाइड्रल होते हैं। ये दूसरा उसका लिमिटेशन का स्टेटमेंट था बीपीटी फेल होने का। और dsp2 वाले स्क्वायर प्लेनर होते हैं। कैसे होते हैं? स्क्वायर प्लेनर होते हैं। और जो तो उससे जब पूछा गया बीपीटी से, भाई ये बताओ जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है उनके दो तरह के अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन क्यों है, अलग अलग फोटो क्यों आ जाती है, उनकी अलग अलग दिखाई क्यों देते हैं। भाई मैं नहीं जानता, मेरे बस की नहीं है। आप बस, मैं तो जितना जानता हूं कि ये वाला होगा तो ये वाला हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, अगर पेयरिंग होगी तो ये वाला हाइब्रिडाइजेशन, मैं तो बस इतना जानता हूँ, ठीक है। मैं उसके अलावा कुछ नहीं जानता। ये दूसरा स्टेटमेंट था फेल होने का, ये पहला स्टेटमेंट था उसका फेल होने का। फिर तीसरा स्टेटमेंट आया कि कॉम्प्लेक्स जब फॉर्मेशन करते हैं, मैं आपको बता दूं जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है तो आपको याद होगा हम इलेक्ट्रॉन जो फिल करते हैं हम हुंस रूल को फॉलो करते हैं। याद करिए क्लास 11 में हुंस रूल पढ़ा हुआ है हमने। हम एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं जब तक सारे के सारे सिंगली ऑक्यूपाई ना हो जाए। तो वही चीज़ है, जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है तो कुछ कॉम्प्लेक्स तो हुंस रूल के अपोजिट काम करते थे, कुछ फॉलो ही नहीं करते। उससे पूछा गया ऐसा क्या होता है, बोला भाई मैं नहीं जानता। बीपीटी फिर फेल हो गई आपकी, बीपीटी फिर फेल हो गई आपकी, 3 काम हो गए। आपको पता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर गजब करेक्टर्स होता है कलर आइन शो करने का, यही करेक्टर्स कॉम्प्लेक्स को मिल गया। कॉम्प्लेक्स जनरली कलर आइन शो करते हैं। जब हमने बीपीटी से पूछा क्या भाई ये कलर आइन शो करेंगे, बोला भाई मैं नहीं जानता, कलर तो शो करेंगे लेकिन क्यों करते हैं ये मैं नहीं जानता। ट्रांजिशन का करेक्टर्स मैं नहीं जानता कि इनमें ये ट्रांजिशन क्यों होता है, क्यों ये आपके कलर आइन शो करते हैं और क्यों नहीं शो करते, ये मैं नहीं जानता। ये भी एक रीजन था बीपीटी का फेल होने का। उससे पूछा गया आप जो कॉम्प्लेक्स बनाते हो क्या उसका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा शो कर सकते हो, बोला नहीं मैं नहीं जानता स्पेक्ट्रा कैसे बनता है। हमने सीखा है जब हम CFT पढ़ेंगे, हमारे जो डी ऑर्बिटल है वो स्प्लिट होंगे, वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे एनर्जी में। जब बीपीटी से पूछा गया कि वो रीडिस्ट्रीब्यूट क्यों होते हैं, बीपीटी ने फिर मना कर दिया, मैं नहीं जानता कि वो क्यों रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मैं नहीं जानता कि वो क्यों कलर आयन देते हैं, मैं नहीं जानता वो क्यों इलेक्ट्रिक स्पेक्ट्रा नहीं शो करते, मैं नहीं जानता
कि वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कभी sp3 हो जाते हैं, कभी dsp2 हो जाते हैं। आपको मैंने एक और गजब की बात बता दूं, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था उनके लिए या तो dsp2 हाइब्रिड होता था या sp3 d2 हाइब्रिड होता था। d2 को हम बोलते हैं इनर हाइब्रिड और sp3 d2 को हम लोग बोलते हैं आउटर हाइब्रिड। जब बीपीटी से जाके पूछा गया ये इनर और आउटर हाइब्रिड का क्या चक्कर है, फिर उसने हाथ खड़े कर दिए, मैं नहीं जानता ये सब क्या होता है। मेरे पे तो जितना आता था मैंने आपको बता दिया। मतलब बीपीटी कहती है भाई जितना मैं जानता था उतना मैंने कर लिया, कि आप पेयरिंग वेयरिंग कर लो तो आप अनपेयर्ड पेयर्ड निकाल लोगे, आप डाया पैरा पता कर लोगे। लेकिन ये सब होता क्यों है? स्ट्रॉन्ग फील्ड आने से पेयरिंग क्यों होती है, उससे पूछा, उसने फिर मना कर दिया। वीक फील्ड आने से कोई पेयरिंग नहीं होती, उससे पूछा, उसने फिर मना कर दिया। तो बहुत सारे कारण थे। आप खुद अपनी बुक्स में पढ़ के लिमिटेशन ऑफ बीपीटी खुद से तैयार कर सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है आपका, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। ये हमारे आज था इंट्रोडक्शन और लिमिटेशन ऑफ बीपीटी। अगला टॉपिक मेरा रहेगा सीएफटी, इंट्रोडक्शन ऑफ सीएफटी की बात करेंगे। फिर मेरा अगला वीडियो जो रहेगा वो हम बात करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स एंड टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा है तो और भी स्टूडेंट्स को बताइएगा। थैंक यू।